हेलो। हेलो। ओके, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? एक बार बताएंगे सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बॉबी, रोहित, शंकर, नूर, दुष्यंत, आरती, संजेश, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, सभी लोग बढ़िया? ऑल गुड। वैष्णवी, श्रवण, श्वेता, मुकेश, मोक्ष, गुड्डू, ऑल क्लियर? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, क्लियर है सब कुछ। ओके जय, वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, ऑडिबल है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, बता दीजिए एक बार। क्वालिटी का ऑप्शन अभी आ जाएगा, उसमें आ रहा है ऑप्शन, एक बार आप जाके देखेंगे तो आ रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पर। और भी ज़्यादा स्वागत है आपका हमारे एनसीईआरटी के इस फाउंडेशन बैच में, जिसकी आज पहली क्लास है। मेरा नाम शुभम कुमार गुप्ता है और इस पूरे के पूरे बैच में मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाला हूँ। उम्मीद यही है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो शायद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अपना पहला कदम रखने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा बैच चलने वाला है, इसके साथ आप अपने फाउंडेशन को बहुत बेहतर ढंग से बना पाएंगे। तो आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। तो जैसा आप जानते हैं कि कोई भी कोर्स जब शुरू होता है, कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू होता है, तो उसका पहला सेशन हम इंट्रोडक्शन सेशन रखते हैं, जिसमें हम कोर्स के बारे में बात करते हैं, हम एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, हम एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ेंगे, और फिर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, हम सिलेबस की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एफ ए क्यू से, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्या होता है कि जब भी हम कोई बैच शुरू करने जाते हैं तो बहुत बेसिक सवाल आपके मन में होते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा, टेस्ट होगा नहीं होगा, नोट्स कैसे बनाना है, आप जो नोट्स दोगे वो किस प्रकार के होंगे, इन सभी बातों का पहले हम समाधान करेंगे। फिर दूसरी बात हमें ये चर्चा करना है कि वाई एनसीईआरटी इज दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं, कभी भी आप तैयारी करने के लिए जब इंटरनेट पे पहली बार सर्च करते हैं कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता हूं और सिविल सेवा की तैयारी में पहला कदम क्या होना चाहिए, तो हमेशा उसमें पहला जवाब आता है कि आपको एनसीईआरटी से इसकी शुरुआत करनी चाहिए।
तो आखिर एनसीईआरटी में ऐसा क्या है जो ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर हमें इस बात पर भी चर्चा करनी है कि आखिर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। देखिए, एक तो हम क्लास में आपको बताएंगे, पर जैसा मैं आपको बताऊंगा कि क्लास के साथ साथ कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको खुद से भी रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपको एक बेस प्रदान करेंगे। वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपके एक लैंग्वेज का बेस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर आप कैसे हाउ टू रीड एनसीईआरटी। और फिर हम चौथे पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है, जहाँ से हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, तो पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है और प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री जो है, उसका पाठ्यक्रम किस तरह से होगा, उसका सिलेबस किस तरह से होगा, हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में जो 1 घंटे का भी ये सेशन होने वाला है, इसमें हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और फिर 5वां बिंदु रहेगा, जो आपके डाउट हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछेंगे। देखिए, एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं पहले ही मिनट में या पहले ही शुरुआती समय में, कि मेरी क्लास में अगर आपने पुरानी मेरी कोई भी क्लास देखी है, तो मैं बीच में कमेंट नहीं लूंगा आपके। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, आप बीच में कमेंट करेंगे, आई विल नॉट टेक द कमेंट, मैं देखता भी नहीं हूँ। इसलिए कमेंट आप तब करें जब मैं आपसे बोलूं कि आप कमेंट कीजिए, तब मैं आपके कमेंट देख पाऊंगा। अन्यथा आप बोलते रहेंगे, ना आप पढ़ पाओगे और ना किसी दूसरे को पढ़ने दोगे। दूसरी बात, देखो, तब मेरी बात तो मानेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आदत है कि वो कमेंट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट वाला सेक्शन ऑफ करके सिर्फ क्लास पर फोकस कीजिए, कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, जिसमें कंसेप्ट तो हैं, पर कंसेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है। और रीसेंट ट्रेंड अगर आप देखें, विशेष तौर पर यूपीएससी का, तो उसमें फैक्चुअल कंटेंट की जानकारी आपसे एक्सपेक्टेड की जा रही है कि बहुत से फैक्ट्स आपको पता होंगे। और जहाँ पर भी फैक्ट ज़्यादा होते हैं, और चूंकि आपको ऐसे फैक्ट भी पढ़ना है जो कई बार कंसेप्ट से लिंक नहीं होंगे, तो वहाँ आपका फोकस और भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, वहाँ आपकी तैयारी और भी ज़्यादा उत्कृष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से। हम एफएक्यू से इसकी शुरुआत करेंगे और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, ऑल गुड। चलिए देखते हैं आगे। तो देखें, बेसिक बातें पहले हमको इस पूरे कोर्स के बारे में कुछ बेसिक बातों की चर्चा हम कर लेते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। पहला सवाल यही है कि सर, इस पूरा का पूरा जो कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं, इस पूरे कोर्स का उद्देश्य क्या है, इस पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव बड़ा ही साफ है दोस्तों। उद्देश्य ये है कि 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी है उसमें न्यू एनसीईआरटी भी है और साथ ही साथ में इसमें ओल्ड एनसीईआरटी भी। तो इन सभी एनसीईआरटी को कवर करना। अब इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, तो हिस्ट्री, और हिस्ट्री की क्लासेस मैं ही आपको कंडक्ट कराऊंगा। दूसरा इसमें आएगा जियोग्राफी, जिसकी क्लासेस अमित सर कंडक्ट कराएंगे। तीसरा इसमें आएगा जनरल साइंस, ठीक है, सुमित सर करवाएंगे। फिर चौथा इसमें आएगा पॉलिटी, करण सर आपको कंप्लीट करवाएंगे। फिर इसमें आएगा इकोनॉमी, जो कि भरत सर आपको कंप्लीट कराएंगे। और फिर इसमें सोशियोलॉजी भी शामिल है, जो आपको धर्मेंद्र सर के द्वारा कंप्लीट करवाई जाएगी। अब नई और पुरानी ये दोनों एनसीईआरटी को हम ध्यान में रख करके चलेंगे। जब हम आपको क्लास पढ़ाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी में था, तो नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में अगर कोई चेंज किया गया है, कोई अच्छा कंसेप्ट है, तो वो भी हम आपको कंप्लीट करा करके देंगे। तो ये इस कोर्स का मूल उद्देश्य होगा, जिसमें हम 6वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटीज को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, पढ़ाएंगे डिटेल में, और नोट्स देंगे शॉर्ट में, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन सकें, आपके पास एक अच्छा हैंडआउट आ सके। ठीक है,
अगला सवाल ये आता है दोस्तों कि इस कोर्स की जो कक्षाएं हैं वो कहाँ पर होंगी। तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि इसकी पूरी कक्षाएं, अब आप इस बैच में आ चुके हैं तो हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन पर इसकी कक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी। तीसरा सवाल, इस कोर्स की भाषा, लैंग्वेज। तो ये शुरुआत में भी आपने देखा होगा कि ये जो पूरा कोर्स है ये बाइलिंगुअल चलेगा, अर्थात ये हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। और ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, दोनों भाषाओं का प्रॉपर यूज किया जाएगा। अगर मैंने कहा कि प्राचीन भारत तो तुरंत मैं एंशियंट हिस्ट्री भी बोलूंगा। वैसे इतिहास में उतना ज़्यादा लैंग्वेज का इशू आपको नहीं जाएगा, कोई भी लैंग्वेज का इशू नहीं होगा। अब देखो मैं नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ कि बाइलिंगुअल नोट्स आपको प्रोवाइड कैसे किए जाएंगे। जैसे कल से हमारा पहला चैप्टर हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे एक टॉपिक है डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री, ये आपका एक टॉपिक यहाँ दिया हुआ है। तो ये इंग्लिश में नोट्स है और ये हिंदी में नोट्स। मैं आपको बोर्ड पे लिख करके पढ़ाऊंगा, लेकिन नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग दिए जाएंगे। हिंदी का सेपरेट नोट्स दिया जाएगा और इंग्लिश का आपको सेपरेट नोट्स दिया जाएगा। ये पूरे नोट्स हैं जो आपको देखने मिलेंगे जब कल से आप मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका दोनों भाषाओं का उपयोग करते हुए हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम इस पूरे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश डिफरेंट अलग अलग नोट्स के साथ। अब अगला सवाल ये बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है कि सर ये जो कोर्स है ये किस परीक्षा के लिए हमें काम आएगा, इसका उपयोग हम किस परीक्षा के लिए कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी ये वो किताबें हैं जो 6वीं से 12वीं तक में स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। और हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं ताकि हमारी फाउंडेशन बेहतर बन सके, ताकि हमारी नींव बेहतर बन सके। और किसी भी एग्जाम की, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये किताबें महत्वपूर्ण हैं। और विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि यूपीएससी और सभी स्टेट पीएससी के लिए इसकी कक्षाएं बेहद ज़रूरी होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, आप तैयारी कीजिए यूपीएससी स्टेट पीएससी की। उसमें क्या होता है कि वनडे एग्जाम में जनरली आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता हो, पर जब हम सिविल सर्विस एग्जाम की बात करते हैं तो दे आस्क कंसेप्ट। वो सिर्फ फैक्ट नहीं पूछते आपसे, वो उसके पीछे का कारण भी जानने की कोशिश करते हैं। वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, लेकिन जब आप यही चीज स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी में तैयार करते हैं तो उसके कारण भी पता होने चाहिए, उसका परिणाम भी पता होना चाहिए, और पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ है हिस्ट्री पर उस वॉर का, ये भी आपको पता होना चाहिए। That's why NCERT becomes very much important for the UPSC and state PSC aspirant, क्योंकि यहाँ आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको रीड बिटवीन द लाइन की इंफॉर्मेशन होगी, अर्थात वो जो तथ्यों के पीछे छुपा रहता है वो भी आपको पता होगा। एंड एनसीईआरटी विल गिव यू दैट आइडिया। एनसीईआरटी आपको फैक्ट भी देगी, एनसीईआरटी आपको कंसेप्ट भी देगी, और एनसीईआरटी आपको स्टोरीज भी देगी। अच्छा, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये कक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर पे उच्च प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए, है ना। जो हाई लेवल के वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी ये जरूरी है। क्यों? मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी में जो तथ्य दिए गए हैं वो बहुत वेग नहीं है। अदरवाइज जब हम तथ्यात्मक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं फैक्चुअल तरीके से, या तो हम कोई किताब उठाते हैं तो उसमें तथ्यों की भरमार होती है। और जब बहुत सारे फैक्ट किसी टॉपिक को लेकर के दे दिए जाते हैं तो बट नेचुरल सी बात है कि वो हमें एक साथ याद नहीं होने वाले। तो इसमें हर चीज के सिलेक्टिव फैक्ट्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम भारत के प्रमुख राजाओं की बात करें तो आपने मान लीजिए कि मुगल पढ़ना शुरू किया, तो आप अगर सामान्य किताब से पढ़ेंगे तो हर एक राजा के बारे में, हर एक बादशाह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एनसीईआरटी में सिलेक्टिव रहेगा, बहुत से राजाओं का जिक्र भी नहीं हो। तो इससे क्या होता है कि जो फैक्चुअल सब्जेक्ट है हिस्ट्री जैसा, वो फिर धीरे धीरे करके आपके लिए कम होने लगता है। और बेसिक फैक्ट जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं उन पर
आपकी पकड़ ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो ये इस पूरे कोर्स का उद्देश्य रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ख़ास तौर पे इन परीक्षाओं के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। अभी जब हम चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, तो वहाँ पर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा एनसीईआरटी को पढ़ने को लेकर। ठीक है, बिकॉज पहली रीडिंग जब हम एनसीईआरटी के लगाते हैं तो हम उसको लूसेंट की तरह पढ़ते हैं, मतलब फैक्चुअल तरीके से। और हम इस बार वैसा नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे समझेंगे कि हमारा ज़्यादा जो जोर रहेगा वो तथ्यों पर ना हो करके अवधारणाओं पर रहेगा, अर्थात कंसेप्ट पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगली बात आप समझें कि इस कक्षा का पीडीएफ मिलेगा, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा। हिंदी इंग्लिश का अलग अलग पीडीएफ मिलेगा आपको। हर देखिए, हर चौथी क्लास के बाद हिंदी इंग्लिश हम अलग अलग करके आपको देंगे। क्या होगा कि 4 क्लासेस या 5 क्लासेस में पहले हम आपको एक साथ पीडीएफ देंगे, और हर वीक के आखिरी में, हर सप्ताह के आखिरी में हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ अलग अलग करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में, A4 साइज में। तो रेगुलर जैसे मान लो आज की क्लास हुई, तो आज आपको सिंपल सिंपल पीडीएफ मिलेगा जिसमें हिंदी इंग्लिश एक साथ है। लेकिन जैसे ही आप इस वीक की क्लासेस खत्म करेंगे, हर वीक के आखिरी में आपको प्रिंटेबल नोट्स दे दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश का अलग अलग A4 साइज के रूप में। ठीक है, कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा? तो जो एप्लीकेशन पर आप क्लास देख रहे हैं, इसी क्लास पर आप जाइएगा, हिस्ट्री वाली, उसी में देखिए आपको एक नोट्स का सेक्शन दिखेगा और उसी के बाजू में आपको टेस्ट का सेक्शन दिखेगा। तो जब हम कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराएंगे तो टेस्ट भी आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसी जगह पर आपको टेस्ट देखने के लिए भी मिलेगा। ठीक, अगला है कि क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए? यार मुझे लगता है कि अगर आप बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर नोट्स बना सकते हैं इट्स वेरी गुड। जो सिनॉप्सिस वाला नोट्स है, जो शॉर्ट नोट है, वो आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। हर चीज के बारे में शॉर्ट शॉर्ट इंफॉर्मेशन लिखते हुए। अब इसमें शॉर्ट नोट बनाने के तरीके होते हैं। अब देखिए, यहाँ तो मुझे चूंकि आपको पढ़ाना है तो मुझे पीपीटी बनानी पड़ेगी, और आप देखेंगे कि एक ही चैप्टर का जो पीपीटी जाएगा वो कहीं 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज जाएगा, क्योंकि उसमें इमेजेस बहुत रहेंगी, सारी चीज़ें रहेंगी। कई बार आप देखेंगे कि एक चैप्टर का जो पीपीटी है वो 100-150 पीपीटी पे भी पहुंच गया, स्लाइड्स पर पहुंच गया। तो क्या आप इतना सारा प्रिंट निकलवाएंगे? ऑब्वियसली आप इतना सारा प्रिंट नहीं निकलवाएंगे। जो चीज़ें मैं यहाँ 70 स्लाइड में पढ़ाता हूँ, अगर आप एक बार वो आर्ट डेवलप कर लें तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप ले करके 1 या 1.5 पेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, तो इसका जवाब यह है कि शुरुआत में जो मैं आपका पहला चैप्टर होगा, पहला अध्याय होगा, इसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको बना करके दे दूंगा। ठीक है, बहुत बेसिक शॉर्ट नोट मैं आपको बना करके दे दूंगा। उस आधार पर फिर आप ये देखिएगा कि आने वाले शॉर्ट नोट्स आप किस तरह से बनाने वाले हैं। तो पहला चैप्टर बस मैं आपको बना के दूंगा शॉर्ट नोट का, ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए कि ठीक है, सर ने ये चीज़ यहाँ 100 स्लाइड में पढ़ाई है, लेकिन जब वर्ड में सर ने बना करके दिया तो सर ने 1 या 1.5 पेज में ही खत्म कर दिया। ओके, तो शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। उससे क्या होगा कि हैंडी नोट्स तैयार होगा। इसका दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीखते हो ना, तो अल्टीमेटली इट इम्प्रूव्स योर प्रेजेंटेशन स्किल। और देखो, जो ये एग्जाम है ना, स्टेट पीएससी और यूपीएससी, इट्स ऑल अबाउट द मीन्स। जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी तब भी मैंने आपको यही बार बार बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा महत्वपूर्ण है, पर सबसे महत्वपूर्ण होती है मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा में आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। हम अधिकांश जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी होते हैं, उनकी जो राइटिंग अप्रोच होती है वो कुछ इस तरह होती है। वो लिखना शुरू करेंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, आंसर खत्म। हमें लगता है कि हमने पैराग्राफ में लिख करके पूरा जवाब खत्म कर दिया। और वहीं आप टॉपर्स की कॉपी देखिए, दे यूज द डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्किल। वो अलग अलग प्रकार की प्रेजेंटेशन स्किल का प्रयोग करते हैं। एक ही जवाब में आपको पैराग्राफ भी मिलेगा, इसी जवाब में आपको एक पाई चार्ट मिल जाएगा, कई बार इसी में आप देखेंगे कि बहुत शॉर्ट में चीजें लिखी हुई दिखेंगी, सन डायग्राम दिख जाएगा। तो ये कैसे आता है? ये तभी आता है जब आपने शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाने की प्रैक्टिस की हुई। अगर सिनॉप्सिस बना सकते हैं, शॉर्ट नोट बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस है, तो वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगा आपकी आंसर राइटिंग में। और आंसर राइटिंग मैं हमेशा मानता हूं कि इन एग्जाम की है।
दो चीज़ें आंसर राइटिंग में हमेशा याद रखना जो चेंज लेकर के आती हैं, जो डिफरेंस लेकर के आती हैं। एक है आपकी स्पीड, कि कितनी गति से आप लिख सकते हैं, और दूसरा है आपका प्रेजेंटेशन। तो पहला चैप्टर आई विल मेक फॉर यू, सेकेंड चैप्टर से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बनाएंगे। देखिए, मैं आपको स्पून फीड नहीं करूंगा कि हर चीज़ मैं आपको देते रहूं। देखिए, एज अ टीचर मेरा काम है कि मैं आपको इम्प्रूव कराऊं। तो जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे, आप सोचेंगे कि सारे काम मैं आपके लिए करके दूं, नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। मैं आपको बहुत कुछ करके दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का आपको ऑलरेडी पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, टेस्ट भी दे रहा हूँ। अब सिनॉप्सिस बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है, और थोड़ी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, तभी तो जाकर के जिले की जिम्मेदारी उठा पाएंगे, है कि नहीं? ठीक, आगे देखिए। तो ये नोट्स बनाने वाली चीज धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे जैसे जैसे हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आगे बढ़ें। अगला, क्या इस कोर्स के बाद एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी अपने विषय की बात करूंगा कि क्या सर आपने हिस्ट्री पढ़ा दी, क्या हमें भी इसके बाद अलग से हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत होगी, अलग से हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत होगी किताबों में जा कर के? आई विल से ओनली सिलेक्टिव, सिर्फ चयनात्मक अध्ययन आपको करना होगा। अब हिस्ट्री में आप ये नहीं कह सकते कि सर आप पूरा एनसीईआरटी पढ़िए, अदरवाइज इस कोर्स को करने का मतलब नहीं है। इसमें मैं आपको कुछ चैप्टर सजेस्ट करूंगा, ठीक है? और अगर आपको एनसीईआरटी खरीदनी है हिस्ट्री की, नई एनसीईआरटी मत खरीदो, पुरानी एनसीईआरटी खरीदो। 11th-12th की, सिर्फ 11th-12th की एनसीईआरटी पुरानी वाली, ठीक है? उसके अलावा आपको और दूसरी एनसीईआरटी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूंगा, इवन कई बार मैं आपको वो पेजेस बता दूंगा कि यार ये कुछ पेजेस हैं, ये आपको पढ़ करके आना है। अगर वो पेजेस आप पढ़ेंगे तो उसका रीज़न ये रहेगा कि कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ने के बाद उसकी भाषा बहुत बेहतर समझ में आती है, और उसी भाषा का उपयोग आपको अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में करना है। देखो, मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। कई बार आपके साथ एक चीज़ हुई होगी, मैं दावे से कह सकता हूँ, और आप लोग बताना कमेंट करके ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? जैसे जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कई बार आपको समझ में आ जाती कि सर मुझे समझ में आ गया, आप इंटीरियर ऑफ अर्थ जो बताए, सर मुझे ना ये क्लाइमेट समझ में आ गया, बट सर मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ। ये हुआ है कभी कि सर समझ में आ गया पर लिख नहीं पा रहे हैं, लैंग्वेज नहीं आ रही? सर मुझे ये पता है, दिमाग में मुझे पता है कि सर अंडमान निकोबार यहाँ पर है, पर सर ऐसा तो मैं नहीं लिखूंगा कि अंडमान निकोबार यहाँ पर है, मुझे चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसमें। तो दिस हैज दिस मस्ट हैव हैपन टू ऑल ऑफ यू कि आपने उसको समझा होगा पर आप लिख नहीं पाए होंगे। बताइए, है कोई? यस, यस और नो, राइट? ओके, जवाब आ रहा है आप लोगों का? हाँ सर, ऐसा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम किसी भी टॉपिक को समझते हैं तो हम सिर्फ उसके समझने वाले पहलू पर ध्यान देते हैं, हम तुरंत उसकी भाषा बनाने की कोशिश नहीं करते। और जब हम पढ़ेंगे, इवन जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा ना उसके कीवर्ड निकाल देता हूँ कि अच्छा समझे हो, जैसे अंडमान निकोबार मैंने आपको बताया, तो मैं कीवर्ड निकाल दूंगा। अच्छा बताओ कहाँ पर है? पहली बात तो क्या है? द्वीप है, आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। कहाँ पर है? सर देख लिया कि ये बे ऑफ बंगाल में। फिर देख लिया कहाँ पर है? सर भारत के हिसाब से तय करना है, तो भारत में कहाँ पर है? तो सर ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, साउथ ईस्ट में है सर इंडिया के। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। अब ये आपने कीवर्ड बनाए, अब इन कीवर्ड को जोड़ने की कोशिश करो। ये आपने समझा है, अब इसको जोड़ने की कोशिश करो। अब एक भाषा बनाओ कि भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों के समूह को अंडमान और निकोबार। पहले आपने समझा, समझने के बाद आपने भाषा बना ली, अब आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, आपका राइटिंग पार्ट भी क्लियर है। ऐसे हिस्ट्री में होगा। हिस्ट्री में हम कई चीज़ों को समझेंगे और फिर मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा कि चलो अब आप उसको लिख करके लाओ, कल लिख करके देखो क्या जो आपने समझा है वो समझ में आया है। अगर मैंने आपको पूरा मौर्यन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन समझाया है तो क्या आप इसे लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? दैट इज इंपॉर्टेंट।
है ना? अगर मैंने आपको गांधी जी के पूरे मूवमेंट एक बार में समझाए हैं, तो क्या आप लिख पाओगे? अगर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 200 शब्द लिखने के लिए आ गया, तो विल यू एबल टू राइट दैट पॉइंट? वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि हर कंसेप्ट का कीवर्ड याद रखो, और ये कीवर्ड आपके सिनॉप्सिस में होना चाहिए। और यही कीवर्ड जोड़ जोड़ के, कीवर्ड को मैं हमेशा बोलता हूँ कि कीवर्ड क्या है? कीवर्ड बेसिकली फूल है, अलग अलग फूल है। आपको बस अपनी स्किल से उन्हें सुई धागा आपकी स्किल है, उन फूलों को एक साथ पिरोना है। दैट इज वॉट यू नीड टू डू। ठीक है? तो ये चीज समझिएगा और खुद से ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या मुझे सिर्फ समझ में आ रहा है, या समझने के साथ साथ मुझसे अब लिखते भी आ रहा है। समझना और उसे एक्सप्रेस करना, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम में आपके लेखन को ही आपका आधार बनाया जाएगा। आप कितने भी ज्ञानी हो, फर्क नहीं पड़ता, अनटिल एंड अनलेस वो आपकी कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर वो आपकी नोटबुक में, आंसर शीट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, आपके नॉलेज का महत्व नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, यह कोर्स मेरी क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी क्लासेस कितने दिन में ख़त्म होंगी? तो मैं पूरे इतिहास को लेकर के लगभग हमारी 1.25 घंटे की क्लास होगी। मेरी क्लास मंगलवार से शनिवार तक होगी, 5 दिन मेरी क्लासेस होंगी, और ये मैं लगभग आपको 70 क्लास में ख़त्म कर दूंगा, ये पूरा इतिहास वाला सेगमेंट। ठीक है, 70 क्लासेस में ऑलमोस्ट हम इस सेगमेंट को ख़त्म कर लेंगे। और थोड़ा सा मतलब इस जो टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा, और हर एक चीज़ को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो लगभग 20 क्लासेस मैं एंशंट में लेके चल रहा हूँ, लगभग 20 ही क्लासेस में लेकर के चल रहा हूँ मिडाइवल में, और 30 क्लासेस में या 30-35 क्लासेस में लेकर के चल रहा हूँ कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने में लगेंगे। तो इस तरह से हम इस सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला ये है कि इसमें टेस्ट होंगे, अगर होंगे तो कहाँ होंगे? जी हाँ, इसमें एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आपको कराए जाएंगे, और टेस्ट में हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं इस टेस्ट में एक चीज़ और, मेरे टेस्ट में एक चीज़ और रहेगी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक टेस्ट दिया है 20 क्वेश्चन का। हमने पहला चैप्टर पढ़ा, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये हमारा पहला चैप्टर है, इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। फिर मैंने कहा कि मैं आपको 20 प्रश्नों का एक टेस्ट दे रहा हूँ, तो इसमें से 12 से 13 प्रश्न आपके वो रहेंगे जो मैंने टॉपिक में पढ़ाए हैं, और 7 प्रश्न मैं दूसरे दूंगा। इसका रीज़न ये है कि देखो यार, अल्टीमेटली आप इस कोर्स में क्यों हो? सीखने के लिए। यहाँ पर रैंक लगा के आपको, ऐसा तो है नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा आपको इनाम मिलने वाला है कि आप रैंक लगाओगे तो हम आपको एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे कि चलो आप भारत घूम करके आ जाओ। यहाँ पर आप हो लर्निंग के लिए। तो मेरा फोकस यहाँ पर आपको अच्छे नंबर दिलाने से नहीं है, मेरा फोकस आपकी लर्निंग को बढ़ाने से। तो मैं 7-8 प्रश्न ऐसे दूंगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, वो आप टेस्ट लगाओगे तो आपको एक नया नॉलेज मिलेगा कि अच्छा ऐसे प्रश्न आए हुए थे। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न मैं बनाऊंगा नहीं, हमेशा मैं आपको प्रश्न दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। ठीक है, जो भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों से फिर आपको एक नया इंसाइट मिलना शुरू होगा कि ओके, हम धीरे धीरे करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जब आप हायर स्टडीज करोगे सिविल्स की, तो वहाँ ये चीज़ें आपको ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो हमारे चैप्टर जितने भी हैं, जैसे एंशंट में 11 चैप्टर हैं, तो मैं 11 से 12 टेस्ट आपके कंडक्ट करूँगा। हर चैप्टर के बाद 20-30 प्रश्नों का एक टेस्ट मैं आपको बना करके दूंगा, जो आपको टेस्ट सेक्शन में ही मिलेगा। ठीक है, चैप्टर के बाद लेकिन ये मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कुछ बेसिक सवाल हैं। अब मुझे बता दीजिए, क्योंकि हम कोर्स शुरू करेंगे तो फिर मैं बार बार इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा, इवन मैं दूंगा ही नहीं, मैं एक बार ही जवाब दे रहा हूं, क्योंकि बाद में आप जान रहे हैं कि हमारे पास समय कम है, हमें ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, तो हम कोई भी अपनी क्लास में समय की बर्बादी नहीं कर सकते। इसीलिए ये पहली क्लास रखी जाती है कि आपके जो भी डाउट हैं, जो भी बेसिक आपके डाउट हैं, वो आप इस क्लास में पूछ लीजिए। आगे फिर हम जो पढ़ेंगे तो हम सीधा पढ़ेंगे, तो पढ़ना ही शुरू करेंगे। अब मुझे बताओ, इन सब के अलावा क्या आपका कोई और डाउट है? इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस, यू मे आस्क टू मी। बताइए, अब आप कमेंट करना शुरू कीजिए। हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास मिलेगी, लाइव होगी। लाइव के लगभग मुझे लगता है आधा घंटे 45 मिनट के बाद इसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। नहीं, अभी इसमें आर्ट एंड कल्चर आपको कोई और पढ़ाएंगे, मेरा काम इसमें आपको हिस्ट्री
के 3 सेगमेंट पढ़ाना है। ओके, डेली 2 क्लास होगा। थैंक यू राम, थैंक यू सो मच। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर होगी, राइट। नहीं, वहाँ पर यार सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था, यहाँ मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। दिस इज द डिफरेंस। ओके, आंसर राइटिंग मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अच्छी रहेगी यूपीएससी के लिए, बीपीएससी, हाँ ये सभी के लिए यार बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी, बीपीएससी यूपीएससी के लिए। मेरा क्लास 10 बजे से होगा, 10 बजे से 11:15 बजे तक। पढ़ सकते हैं पर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी के बाद आप सीधा अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, दैट विल बी ग्रेट। हाँ, सारे चैप्टर्स टेस्ट होंगे कंबाइन करके, मैं बताने वाला हूँ हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ आपको। कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा डाउट है कि सर ना मेरी हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश, तो ये कोर्स से आपकी दोनों भाषाएं अच्छी हो जाएंगी। हिंदी भी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। स्पेशली मैं मानता हूँ कि बाइलिंगुअल जो कोर्स होते हैं वो हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है, जो मेरी समझ है अब तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ, वो अधिकांशतः बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं। और उनकी शिक्षा अधिकांश मैं देखता हूँ दोस्तों, या तो सरकारी कॉलेजेस में हो रही होती है या सरकारी स्कूलों में हो रही होती है, तो उनका जो इंग्लिश वाला फंडा है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता। तो जब आप बाइलिंगुअल क्लास करते हो ना, तो सुनोगे तो सही। अगर मैंने बोला कि पुरातात्विक स्रोत, तो तुरंत मैंने बोला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो दिमाग में तो जाएगा कि अच्छा हाँ ये एक शब्द है। तो ऐसा करते करते आप देखो कि आपकी भाषा की समझ भी बेहतर हो जाएगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। बुक्स देखिए, मैंने आपको बता दिया कि बुक्स आपको 2 किताब लेनी पड़ेगी, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 11वीं 12वीं की पुरानी एनसीईआरटी ले लीजिए, वो बहुत सफिशिएंट रहेगी। उसी के कुछ चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ करके आना है। ठीक, तो ये बेसिक सवाल थे। उम्मीद यही है कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं कि एनसीईआरटी क्या है और इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्यों आखिर लोग इसके बारे में इतनी बात करते हैं। हर इंटरव्यू में जब टॉपर्स को आप सुनते हैं तो दे रियली अपलॉड द एनसीईआरटी, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं एनसीईआरटी को। देखो, सबसे पहली बात, जो एनसीईआरटी की पहली लाइन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखी हुई है कि ये स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से लिखी गई पाठ्य पुस्तक है। टेक्स्ट बुक फॉर द स्कूल चिल्ड्रन रिटन इन अ वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, क्यों हम कहते हैं कि ये हमारी फाउंडेशन बनाती है? क्योंकि इसमें जटिल से जटिल अवधारणाओं को बहुत आसान शब्दों में, और खास तौर पर जो नई एनसीईआरटी है उसमें शब्द तो हैं ही हैं, पर उसके साथ साथ चित्रों का भी इस्तेमाल किया गया है, इमेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है। दिस एनसीईआरटी बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात आप समझें कि प्रत्येक वर्ष एनसीईआरटी से, अब देखो पहला बात तो सही है, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है सर, कि हम कोई भी काम तभी करते हैं जब हमें उसका फल मिले। अगर हमें उसका कुछ फल ही नहीं मिलेगा तो हम वो काम क्यों करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यूपीएससी की तैयारी कीजिए, स्टेट पीएससी की तैयारी कीजिए, लेकिन जॉब नहीं लगेगी, जॉब लगेगी लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या आप वो तैयारी करोगे? सवाल ही पैदा नहीं हो। तो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ से आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा कि ये देखो प्रश्न आया। पहले मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको पूरा, फिर मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन पूछा, दिस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये सवाल आपकी एनसीईआरटी की बुकलेट से पूछा, कहाँ से पूछा गया, कैसे पूछा गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि क्यों पढ़ना है, क्योंकि सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब बात होती है एनसीईआरटी।
अगली बात, ये मूल सिद्धांतों को समझने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। ये आपके फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से क्लियर करता है, और बिना नींव के ऊंची इमारत नहीं बनती। और याद रखिए, सिविल्स की तैयारी में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, और दो सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, हिस्ट्री एंड सेकंड ज्योग्राफी। ये तभी आप पढ़ पाओगे जब आपने एक बार इनके बेसिक्स को क्लियर कर लिया। एक बार जब आप ये समझ लेंगे कि अच्छा इतिहास, कम से कम देखो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको एक फायदा क्या मिलेगा, आप पहली बार 60-70 दिनों में पूरी इतिहास की टाइमलाइन समझ जाओगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप पूरे इतिहास की समय रेखा समझ चुके हैं। आपको कम से कम ये तो पता है कि यार पहले अच्छा पाषाण काल वगैरह आया था, फिर इंडस वैली में हम पहुंचे। अच्छा ये कांस्य युगीन सभ्यता क्या होती है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन क्या होती है, ताम्र सभ्यता क्या होती है, लौह सभ्यता क्या होती है, सोहन संस्कृति क्या है। ये शब्द तो कम से कम आपको पता चलेंगे, दिमाग में तो रहेगा कि हाँ इनके बारे में हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पढ़ा हुआ है। एक टाइमलाइन बनेगी कि अच्छा पहले इंडस वैली आया, उसके बाद वैदिक आया, फिर धीरे धीरे मौर्यंस आए। तो एक टाइमलाइन बनेगी। जो विदेशी आक्रमण भारत में हुए, सिकंदर का आक्रमण, अलेक्जेंडर का जो आक्रमण हुआ, वहां से लेकर के पूरे जो आक्रमण हुए, इंडो ग्रीक्स क्या होते हैं, कुशांस कैसे आए, ये सब आपको एक जानकारी मिलेगी, पूरी एक इंफॉर्मेशन। अरेबियन इन्वेजन कैसे हुआ, कैसे भारत में दो मुसलमानों ने आक्रमण किया, तुर्की मुसलमान, अरबी मुसलमान, कहाँ से आए, क्यों आए, ये पूरा एक समय रेखा के रूप में स्पष्ट हो जाएगा। और जब ये समय रेखा, ये टाइमलाइन आपके दिमाग में क्लियर होगी, तो जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप तुरंत घटनाओं से रिलेट कर पाएंगे। अच्छा हाँ, इंडस वैली मतलब आपके दिमाग में आएगा कि ये किस समय की बात हो रही है, पहली चीज जो क्लियर होगी आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। और दूसरा क्लियर होगा कि ये किस क्षेत्र की बात हो रही है, ये किस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। जरूरी है ना, बिना ज्योग्राफी के हिस्ट्री कैसे पढ़ोगे, और बिना हिस्ट्री के ज्योग्राफी कैसे पढ़ोगे। तभी तो कनेक्शन बहुत अच्छा है ना। एक बार हिस्ट्री पढ़ो तो ज्योग्राफी भी तो क्लियर हो कि इंडस वैली कहाँ थी। तो वो चीज़ आपके दिमाग में स्पष्ट होती चलेगी जैसे जैसे हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज फंडामेंटल। अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको पता है? आप अपने आप से एक सवाल कीजिएगा कि हमेशा आप ये सुनते रहते हैं कि सर ये हमारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कभी ये सवाल भी किया है कि फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है? इसीलिए मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो शब्द हम बोलते रहते हैं कि ये हमारी फाउंडेशन बनाता है। फाउंडेशन क्या बनाता है, क्या है ये फाउंडेशन? क्योंकि देखो कोई भी काम जब कर रहे हो ना, तो ये तो पता हो कि हमें उससे सीखना क्या है। अगर यही नहीं पता और आप बस घुस गए हो उस चीज में, पहले ऑब्जेक्टिव तो क्लियर करो ना दिमाग में कि क्या सीखना है। जैसे मान लीजिए आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। तो अगर मैं क्रिकेट में ट्रेनिंग सेशन में गया, मेरे दिमाग में तो क्लियर हो कि आज के ट्रेनिंग सेशन में मुझे कौन से शॉट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मुझे सिर्फ कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करनी है या मुझे आज रेंज हिटिंग करनी है, तो मैं सिर्फ उसी पर फोकस करूंगा, तभी मेरा आउटपुट बनेगा। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई हमेशा आउटपुट ओरिएंटेड होनी चाहिए। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो ना, 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, तो पहले अपने आप को एक लक्ष्य दो कि 1 घंटे में इतने टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से लोग यहाँ ऐसे होंगे जो सुबह से शाम तक बैठे होंगे पढ़ने के लिए, और जब उठे होंगे पढ़ाई करके तो लगा होगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, दिमाग में तो कुछ आया ही नहीं, सुबह से शाम तक क्या मैं बैठा रहा, क्या मैंने अपना समय बर्बाद किया। ये डाउट आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए। रीजन, रीजन बड़ा सिंपल है कि हम कभी भी अपने आप को टारगेट नहीं देते। टू गिव योर सेल्फ टारगेट, तभी जाकर के आपको कुछ बेहतर अचीव होगा। ओके तो फाउंडेशन बनाना है। इस कोर्स में मैं आपको ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको हायर स्टडीज कराऊंगा, नहीं, वो हमारा काम नहीं है। मेरा काम है जो एनसीईआरटी में आपको दिया है वहां से वो बातें निकालना जो आपको आगे हेल्प करेंगी। हिंदी आंसर राइटिंग, हिंदी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उस दोनों में आपको हेल्प आना। ठीक है, इवन इन द न्यूज़पेपर रीडिंग एंड योर इंटरव्यूज। ठीक, आगे देखिए, वही मजबूत नींव बनाने में सहायक है। ये देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी का भंडार, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये पहले हमने आपको बता दिया। अब जैसे कल की क्लास में मैं आपको
अभिलेखों के बारे में बताऊंगा, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब फैक्चुअल किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 20-25 इंस्क्रिप्शन दिए रहते हैं, हमें सिर्फ कल 10 के बारे में पढ़ना है। तो क्या हुआ, आपके तथ्यों की यहाँ पर एक प्रकार से छटनी हो गई। जो 20-25 तथ्य थे, अब वो 10 ही तथ्य बचे हैं, और 10 तथ्यों को याद करना आसान होता है, इजी होता है। अंडरस्टूड? तो यहां पर हमें वही फैक्ट मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने मिलेंगे। विश्वसनीय है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव है, एक तो कॉम्प्रहेंसिव है और दूसरा रिलायबल है। ठीक है। उत्तर लेखन और नोट्स बनाने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब आप इसमें नोट्स बनाएंगे तो इसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप चित्रों को देखेंगे, आप टेबल का इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, मैप देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो एक आंसर राइटिंग में आपको क्या चाहिए, एक अच्छी भाषा जो कि आपको समझ में आए और सामने वाले को समझ में आए। दूसरी बात चित्र, जहाँ पर भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तीसरा फ्लो चार्ट, और ये सारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। बहुत से डायग्राम हैं, बहुत से फ्लो चार्ट हैं, और भाषा बहुत आसान है, तो आपको बहुत ईज होगा जब आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो वो आपको समझ में आएगा बहुत ईजिली। एक और चीज मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत रहा है कि एनसीईआरटी हमेशा आपको हेल्प करती है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने में। अब आप जान रहे हैं कि यूपीएससी जैसे एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें ऑप्शनल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो पहले एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ऑप्शनल की कोचिंग करते हैं, उसके बाद जाकर के जीएस की तैयारी करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि यार ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और ऑप्शनल अगर हमने अच्छे से कवर कर लिया तो हमारी तैयारी बहुत पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो आपको ऑप्शनल से मिलेगा। लेकिन समस्या यही है कि जब भी आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करने के लिए जाते हैं, ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये छोटा डिसीजन नहीं है। आप अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू चूज, है ना? तो ये बड़े डिसीजंस होते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी आपको 6 विषयों की एनसीईआरटी पढ़ने मिलेगी। आप राजनीति के बारे में भी जानेंगे, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, विज्ञान के 3 विषयों के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में, और साथ ही साथ में आप सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो कम से कम इन विषयों के बारे में आपको ये तो पता चल जाएगा कि क्या मेरा इंटरेस्ट इन विषयों में है, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या मैं इसकी आंसर राइटिंग अच्छे से कर पा रहा हूँ। तीसरा, क्या मुझे ये विषय समझ में आते हैं। क्योंकि कुछ विषय ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और कुछ विषय ऐसे होंगे जो आप कितना भी प्रयास करें शायद आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आते, क्योंकि हर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हर 15 विषय हैं। कोई किसी का वीक पॉइंट होगा, कोई किसी का आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। तो ये जानकारी आपको एनसीईआरटी पढ़ने से मिलती। और अगर इन विषयों का चुनाव आप ऑप्शनल के रूप में करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है। इसमें मैं कंफर्टेबल था पढ़ने में, तो ऑप्शनल पढ़ने में भी मैं कंफर्टेबल ही रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात भी हो गई व्हाट एंड व्हाई, ये भी हमने चर्चा कर ली। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर एनसीईआरटी आप पढ़ें, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ चैप्टर, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो ये कैसे पढ़ें, अप्रोच क्या होनी चाहिए, हाउ टू रीड दिस बुक, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहेंगे कि हो सकता है वो कोर्स करते रहें, क्यों अधिकांश लोग बीच में ही छोड़ देते हैं चीज़ों को। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप में से एक भी व्यक्ति बीच में ना छोड़े और ये कोर्स कंप्लीट करे, क्योंकि पता नहीं हमारा दिमाग इतना विचलित क्यों है, अस्थिर क्यों है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या कारण है। क्योंकि जब हमारे पास विकल्प बढ़ जाते हैं ना, विकल्प, ऑप्शंस, आज इंटरनेट की वजह से, बहुत ही नॉमिनल फीस की वजह से आपके पास ऑप्शन मल्टीपल है, तो हमारी हैबिट होती है हम तुरंत चीज़ों को स्विच करना चाहते, तुरंत। आप अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, वो कितने कोर्स हैं, वो कितनी किताबें हैं जो आपने डे 1 से लास्ट डे तक खत्म की। कितनी किताबें हैं, कितने ऐसे कोर्सेस हैं कि आप बीच में ही छोड़ करके चले गए।
आप देखिएगा कि आप ही के बीच में अगर अभी 100 लोग पढ़ रहे हैं तो वो रेशो आपको सिर्फ 5 या 6 लोगों का मिलेगा। 94 to 95%, ये मेरी बात नहीं, अब डेटा है कि 94 से 95% लोग ऐसे होते हैं कि वो चीज़ों को शुरू करते हैं बट बीच में ही छोड़। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितना एंथुजियाज्म, जितनी एनर्जी अभी है, कोशिश ये कीजिएगा कि इसकी 50% एनर्जी आखिरी तक बची रहे ताकि आप ये कोर्स पूरा कर सकें। ठीक है, क्या है कि आप अपने आप में जब बहुत एक्सपर्ट बनने लगते हैं ना, देखो अभी आप एक विद्यार्थी हैं, आपका ये काम नहीं है एक्सपर्ट बनने का। जैसे जैसे ही मैंने ये कोर्स शुरू किया, बिल्कुल शुरू किया, मैं पहला ही मैसेज देखा तो उसमें एक मैसेज मुझे तुरंत रिफ्लेक्ट किया कि देखो यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हो, बात मत करना बीच बीच में। ठीक है, तो अब ये कैसी प्रवृत्ति है, ये कैसा एटीट्यूड है। ठीक है, अब जब आपने अगर मेरे पुराने कोर्सेज देखें तो आई एम नॉट हैबिचुअल, मैं बात नहीं करता क्लास में, मैं कमेंट नहीं ले रहा हूँ आपके, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं फोकस्ड होकर पढ़ा रहा हूँ। बट आपने तुरंत क्या बताया, तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर आपका एटीट्यूड बदलता रहता है। आप तुरंत जजमेंटल हो जाते हो पहली दूसरी क्लास से। और तभी मैं कह रहा हूँ कि आपका काम एज अ स्टूडेंट, बात यही है कि अगर आपने एक प्लेटफॉर्म को चुन लिया है, एक शिक्षक को चुन लिया है, तो एक बार उसके साथ अपनी जर्नी को पूरा तो कीजिए। बीच में ही छोड़ने की आवश्यकता क्यों है आपको। तो कई बार जिंदगी में हर जगह हर चीज को जज करना सही नहीं होता। ये आपके एटीट्यूड में बुरी चीज लेकर के आती है, ये पर्सनालिटी में बुरी चीज लेकर के आती है। और अभी तो ठीक है, ये बात आप मेरे तक है, पर ये बात जब आपकी पर्सनल लाइफ में आप रिफ्लेक्ट करते हो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। अंडरस्टूड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्स को आप कंप्लीट करें, भटके ना, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सोर्सेस हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, आपने कोर्स शुरू किया, 3-4 दिन पढ़ा, दिमाग में थॉट आएगा, अरे यार ये ऐसा नहीं चल रहा है, चलो मैं दूसरा कोर्स ले लेता हूँ। फिर आएगा, यार अब एनसीईआरटी ही पढ़ लेते हैं, हम ही पढ़ लेंगे, सर लोगों से पढ़ने की क्या जरूरत है, चलो हटाओ कोर्स खत्म। एक काम करते हैं कि एनसीईआरटी का कोई शॉर्ट कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा, वो अपना लेते हैं। ठीक है, यार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं बेसिक फाउंडेशन पढ़ने जाऊंगा तो वहाँ तो टीचर सब बताएंगे, एनसीईआरटी पढ़ के अपना समय क्यों खराब कर। तो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में ये थॉट्स आएंगे। देखो ये हमेशा आएंगे, हर कोर्स जब आप करते हो, हर किताब जब आप पढ़ते हो, ये थॉट आते हैं। याद रखना, हमारी ह्यूमन बॉडी इस तरह बनी हुई है कि आपको मेहनत करने से रोकती है, ये आपको हार्डवर्क करने से रोकती है। यही कारण है कि दुनिया में सफल बहुत कम लोग होते हैं। आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो तो आपको यही थॉट देगा ना कि हार्डवर्क मत करो। यू हैव टू टेक द स्टैंड और कहना पड़ेगा कि नहीं, मैं मेहनत करूँ। तो ये पहला मेरा आपको एडवाइस है कि प्लीज कंप्लीट द कोर्स, बीच में मत छोड़िए, मत भटकिए यहाँ वहाँ, एक बार कंप्लीट कीजिए, 6 महीने का समय बिताइए, और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट। पर बीच में छोड़ देंगे, भटक जाएंगे, सही नहीं। ठीक है, पहली मेरी एडवाइस कि कैसे पढ़ें, दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस। ओके, देखिए जरा ध्यान से। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अब एक और करके, कि जैसे पहला सवाल आया था कि सर आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या आप चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़ाएंगे या टॉपिक वाइज। तो मैं आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ सकते। रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हिस्ट्री एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है पूरी एनसीईआरटी में जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि न्यू। हालांकि ओल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट न्यू भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने बैठा तो पहले मुझे आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ानी पड़ेगी, फिर मुझे आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ानी पड़ेगी, और ये पूरा करने में मुझे लग जाएंगे 8 महीने। 8 से 9 महीने लगेंगे, तब जाकर के मैं आपकी न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी खत्म करा पाऊंगा, जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। इतना समय हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने इसमें बीच का रास्ता निकाला कि हम इसमें थीम या टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं। ओके, टॉपिक के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए हमने एक टॉपिक यहाँ पर लिया, वैदिक सिविलाइजेशन। अब हमें यह देखना है कि ओल्ड एनसीईआरटी में वैदिक सिविलाइजेशन कहाँ है, तो 6वीं की क्लास में मिल जाएगा, 11वीं की क्लास में मिल जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास। न्यू एनसीईआरटी में देखना है तो उसमें भी आपको 6वीं की क्लास में मिलेगा।
यही आपको कुछ 11th में, कुछ आपको 12वीं मिल जाएगा। तो आपने क्या किया कि इस पूरे 4 चैप्टर को लिया और एक नोट्स बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो इससे 4 अलग अलग एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई। ठीक है, 4 अलग अलग एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है, आप सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी 11th 12th, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। 11वीं कक्षा में 2 किताबें आती थी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और 12वीं कक्षा में एक किताब आती थी, आधुनिक भारत का इतिहास। इन 3 के अलावा आपको और कुछ भी खरीदना नहीं है, बाकी चीजें आपकी क्लास में ही कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पहली बात है कि हम क्लास वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है, सिलेक्टिव बने। एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता कि नहीं यार एनसीईआरटी हर कोई बोल रहा है तो हर चैप्टर पढ़े, नहीं। इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यक चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगा कि देखो इतने चैप्टर हम छोड़ दिए हैं और आप भी इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां से कोई भी प्रश्न नहीं आता। वो प्योरली स्कूल के बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें इंटरेस्ट आ सके इस विषय को लेकर के। ठीक है, इसके बाद अगली चीज, कम से कम 2 से 3 बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए इन किताबों को। रिक्वायर्स 2-3 रीडिंग्स। इससे आपके नॉलेज बहुत इन्हांस होगा जब आप मेरी क्लास कर लेंगे। अगर मेरे नोट्स को आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया तो अल्टीमेटली आपके अंदर एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने लगेगी चीज़ों को लेकर के। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहली रीडिंग में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें, दूसरी रीडिंग में सिनॉप्सिस बनाएं, पुस्तक के प्रश्नों और क्रियाकलापों को सॉल्व करें। ये हम करेंगे जब हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी में आप जानते हैं कि पीछे प्रश्न दिए होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं और बहुत सारे विषयगत प्रश्न भी होते हैं, अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है, इफ यू वांट टू किक स्टार्ट द आंसर राइटिंग, स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। यहां से शुरू करो। जैसे मान लो कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया मौर्यन, आपने जो किताब ले रखी है एनसीईआरटी की, उसके प्रश्नों को लिखना शुरू लिखिए। वो आपका पहला कदम होगा आंसर राइटिंग के लिए। तो ये जो प्रश्न यहाँ दिए रहते हैं, जो यहाँ क्रियाकलाप दिए रहते हैं, विशेष तौर पर मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप जरूर हल कीजिए। बहुत सारे प्रश्न जब आप पढ़ेंगे, तो अगर आप मान लीजिए कि हर एक चैप्टर के बाद 10 प्रश्न दिए गए, अगर आपने 3 प्रश्न भी लिख लिए ना, बहुत बड़ी बात है, आप मान करके चलिए। क्योंकि ऐसा करते करते मैंने आपको 11 चैप्टर पढ़ाए और 11 चैप्टर से हर चैप्टर के आपने 3 प्रश्न लिखे, तो 33 क्वेश्चंस हो गए आपके। और ये आंसर राइटिंग के शुरुआती दौर में सबसे अच्छी बात है। और आपने पढ़ा है टॉपिक, और चूंकि एनसीईआरटी के ही आप प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अच्छा चलो हमसे राइटिंग की शुरुआत तो हुई। अब पहले दिन जाकर के अगर आप यूपीएससी का प्रश्न लिखने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका इतना डाउन हो जाएगा कि आप कहोगे कि भैया तैयारी ही ना की, है ना। ये बात भी निकल करके फिर आएगी। तो ये इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, एनसीईआरटी में दिए गए परिचय और भाषा का प्रयोग उत्तर लेखन में करना शुरू करें। इसकी शुरुआत एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर को लिख करके की जा सकती है। अब ये परिचय, भूमिका। एनसीईआरटी में हर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, इट इज वेरी सॉलिड। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होता है एनसीईआरटी में। और कई बार आप देखेंगे कि जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आपको ये समस्या फेस करने मिलेगी कि सर आंसर शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट द आंसर। ये एक समस्या आपके सामने आएगी कि सर उत्तर लिखें कैसे, पहला शब्द क्या बोले हम इंडस वैली के बारे में, मॉरियंस के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, भारत छोड़ो के बारे में, सविनय अवज्ञा के बारे में। ठीक है, तो वो आपको एनसीईआरटी दे। एक लैंग्वेज, शुरुआत कि कहाँ से आप शुरू कर सकते, बहुत अच्छा इंट्रो होता है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में इंट्रो और कंक्लूजन, ये 2 बहुत शानदार तरीके से दिया रहता है। इसका उपयोग आपको करना है। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ें, ये पर्सपेक्टिव दिमाग में क्लियर हो। वही मैं कह रहा हूं ना कि जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, तो पता तो हो भैया वहां से क्या सीखना है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि एनसीईआरटी पढ़ना है तो क्या सीखना है, भाषा सीखो, क्वेश्चन आंसर सीखो,
ये भी डिस्कस करो कि यार इंट्रो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट ये सीखो। ये 4 चीजें निकाल करके लाओ, और अगर सामने पढ़ रहे हो तो लिख दो कि मेरा इस किताब को पढ़ने का उद्देश्य ये है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद मुझसे ये बनना चाहिए। एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, आंसर लिखने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। बहुत बुरा लिखोगे, मानो मेरी बात, 10-12 आंसर आप इतना बुरा लिखोगे कि आपको लगेगा कि ये किसी को पढ़ाओगे तो आप पे हंसेगा, इसलिए किसी को मत पढ़ाओ। खुद पढ़ो और खुद उसको दोबारा लिखो, दोबारा लिखो, चौथी बार लिखो, जब तक कि आपको ना लगे कि हम मैंने इस आंसर में एक स्तर को छू लिया है, मैंने इसमें एक अपना लेवल बना लिया। क्लियर? पर लिखना तो शुरू करो। कदम ही नहीं बढ़ाओगे अगर हमने पहली बार साइकिल चलाने के लिए कोशिश ही नहीं की होती, इस डर से कि हम गिर जाएंगे, तो हम कभी साइकिल नहीं चला पाते, शायद हम कभी पैदल भी नहीं चल पाते। और हम कोशिश करें, हम आगे बढ़ें, गिरे हैं पर चलाना सीख गए। ऐसे ही तो एग्ज़ाम है, हम डरते हैं आंसर लिखने से, बहुत डरते हैं, आलस खाते हैं। तो शुरुआत तो करो एक बार, शुरुआत यहाँ से करो, इससे अच्छा शुरुआत नहीं मिलेगी, इससे बेसिक शुरुआत नहीं मिलेगी। आगे फिर आप जब प्रिपरेशन करोगे तो 15-16 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना रहेगा आपको, लेकिन ये 6 महीने आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे सकते। अंडरस्टूड? ओके। इसके बाद रिवीजन एनसीईआरटी को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रमुख अवधारणाओं और तथ्यों को याद करने के बारे में। ये जो कोर्स है, आपने कहा कि कोर्स हो गया मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट, भूल जाओगे। इंपॉर्टेंट है कि आप इसका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिनॉप्सिस बनाओ। नहीं तो आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन हो गया, एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, ढिंडोरा पीट दिया पूरे मोहल्ले में, भैया हमने एनसीईआरटी खत्म कर ली 6 महीने में। आया कोई, पूछा उसने आप कैसे? चलो बताओ, अर्थशास्त्र के बारे में बताओ कुछ, भूल गए? क्यों? एनसीईआरटी तो पढ़ी है, पता होना चाहिए। अरे पढ़ा नहीं, रिवीजन है, दिमाग में याद नहीं आ रहा। तो लैक ऑफ रिवीजन। 2 क्लास आपको करना है, क्लास करने के तुरंत बाद रिवीजन जो आज पढ़ा है, क्लास करने से पहले जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन। वीक में 2 दिन का आपको मेरी क्लास में ऑफ है। 2 दिन का ऑफ इसीलिए दिया जाता है खासतौर पे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ताकि उन 2 दिनों में आप बहुत डिटेल से चीज़ों को रिवाइज कर सकें, है ना? तो रिवीजन इज द की, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। ठीक? अब देखें, एनसीईआरटी के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, मैंने क्यों कहा कि आपको 2 से 3 बार इसे पढ़ना होगा, जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी आर ओवरवेलमिंग when you are reading them for the first time, when you read them for the second time, they are simply amazing, and third reading makes you realize how enlightening, insightful they can। ये ब्यूटी है। आप जितने लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनसे पूछिएगा, कोई भी किताब पढ़िए, जो किताब होती है, जब आप उसको दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे आपको उसी किताब में कुछ नया नजर आएगा। मैं एक हमारे यहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं, तो उनसे मैं मिला, बहुत ज्ञानी है, बहुत ही ज्ञानी है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैंने अब तक गीता को शायद 100 से भी ज़्यादा बार पढ़ लिया होगा, काफ़ी एजड है, और जितनी बार मैं गीता पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे उसमें कुछ नया मिल, हमेशा मैं अपनी नई परिस्थितियों के साथ उसे जोड़ पाता हूँ। इतनी बड़ी बात है, एक पुस्तक को एक व्यक्ति 100 बार से ज़्यादा पढ़ चुका है और तब भी उतनी ही रुचि है, और जितने बार वो पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ नया मिल रहा है। हमारे पास इतना समय तो नहीं है क्योंकि हम एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, बट हम किसी चीज़ को 2 बार तो पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ सकते हैं, रीडिंग ही तो करना है। और जितनी बार आप रीडिंग करोगे आपको कुछ नया मिले, दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और आखिरी बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मेरा एक हमेशा की तरह गुरु मंत्र, कि कोई भी आप कोर्स करें, नॉट अबाउट हिस्ट्री, नॉट अबाउट एनसीईआरटी, वट एवर यू डू इन योर लाइफ, कुछ भी आप करें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। रिवीजन के बिना इस कोर्स का अर्थ शून्य होगा। अगर आप टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे आपको ये कोर्स शून्य नजर आएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि आपने नोट्स बना करके इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखो, नोट्स में हम बहुत सारी फैक्चुअल बातें लिखते हैं, पर बहुत सी बातें जो हम क्लास में समझते हैं, जिस कंसेप्ट की हम बात करते हैं, जो टाइमलाइन की हम बात करते हैं, वो तभी आपके लिए कवर होगी जब आपने उसको रिवाइज किया है।
अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया, आपने उसे रिकॉल नहीं किया, तो आप वो सारी बातें भूलते चले जाएंगे जो हमने क्लास में पढ़ी हैं। फिर वो आपके लिए जो नोट्स हैं वो सिर्फ एक किताब की तरह बन करके रह जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन। अगर दिन में आप 6 घंटे या 4 घंटे पढ़ते हो, उसमें से 2 घंटे आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए और 2 घंटे नया कंटेंट पढ़ने के। क्योंकि पहले जो है उसको संभालो, नया लेने के चक्कर में मत भागो। फर्स्ट व्हाट यू हैव, फोकस ऑन दैट, डू नॉट रन टू कैच द थिंग्स। है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 10,000 प्रकार की किक आती है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। ब्रूस ली का स्टेटमेंट है, बहुत ही अमेजिंग। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो ये चीज आपको याद रखना, रिवीजन नहीं करेंगे तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। चलिए, ये हो गया इतिहास की ये एक लिस्ट है कि इतिहास में कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो देखें, 11वीं और 12वीं कक्षा की पुरानी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, 12वीं कक्षा की नई एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। 12वीं कक्षा की नई एनसीईआरटी में 3 चीजें हैं, थीम्स इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये इंपॉर्टेंट है। 11वीं कक्षा में एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। 9वीं 10वीं और 11वीं की किताबें जो विश्व इतिहास के लिए जरूरी हैं, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, थीम्स इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री। इतनी ही एनसीईआरटी हैं इतिहास की जिनको आपको पढ़ना चाहिए। मैं मेरा ये पर्सनली मानना है कि 6, 7, 8 की किताब पढ़ने से आपको कुछ विशेष फायदा नहीं मिलेगा, कुछ विशेष आपको लाभ नहीं मिलेगा जो आपको ये पढ़ने से मिलेगा। आपने क्या खरीदना है, आपको सिर्फ अगर खरीदना है तो 11वीं और 12वीं की पुरानी एनसीईआरटी। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप चाहें तो ये खरीद सकते हैं, 9वीं 10वीं और 11वीं की किताबें अच्छी किताबें हैं, ये खरीद सकते हैं। बट ये बस ले लीजिएगा आप, आपका काम हो जाएगा 11वीं और 12वीं की किताबें। ठीक है, तो अभी जो कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि हम एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हम कल चर्चा करेंगे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास के प्रकार क्या होते हैं। आज बस मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, पूर्व ऐतिहासिक संस्कृतियां, जिसमें सोहन संस्कृति की हम चर्चा करेंगे, ताम्र क्या होता है, कांस्य क्या होता है, लौह युगीन सभ्यता क्या होती है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। रिलीजियस मूवमेंट, अब रिलीजियस मूवमेंट में आप जान ही रहे हैं कि मुख्य रूप से 2 धार्मिक आंदोलन आएंगे, एक तो जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो इनके बारे में बहुत ब्रीफ में, जितना एनसीईआरटी में दिया है हम उतना पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में, पोस्ट गुप्ता इरा के बारे में, और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे। लगभग लगभग मान के चलें कि 20 से 22 क्लासेस में हमें ये सारे टॉपिक ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ों को हमें ख़त्म करना है, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। पूरा थीम ब्लैक रहेगा ताकि आपकी आंखों पर इम्पैक्ट कम से कम रहे और बहुत ईजिली आप टॉपिक को पढ़ सके। ठीक, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। 1 घंटे में हमने बहुत सारी चीज़ों को समराइज़ किया है। उम्मीद यही है कि इस 1 घंटे में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी किताब जब आप पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी कोर्स आप करने जा रहे हैं, तो उसका इंसाइट आपके दिमाग में डेवलप होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है इस कोर्स को लेकर के आने का। क्योंकि जब हमारा उद्देश्य आप समझ पाएंगे तभी आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा, अगर सर ने ये छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, सर ने यहाँ हमको बोला है कि यार ये फैक्चुअल डेटा तुम पढ़ लेना तो क्यों बोला है। ये सब क्योंकि कोर्स जो है ना, वो बोलते ताली दोनों हाथ से बजती है। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा है इस कोर्स में और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा। जितनी एनर्जी के साथ आप क्लास में आएंगे, जितना पार्टिसिपेट आप करेंगे, मेरे होमवर्क्स को आप करके आएंगे, उतना मज़ा आपको आएगा पढ़ने में और उससे भी ज़्यादा मुझे आनंद आएगा आपको पढ़ाने में। ठीक है, अब मुझे बताएं, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड रेस्ट, क्लास इज रेस्ट। थैंक यू सो मच। अब आपके डाउट। हाँ, बिहार के लिए यूजफुल है।
हाँ चल जाएगा तरुण, नो प्रॉब्लम। नहीं मुश्किल है, बट आई हैव टू चेक। सफिशिएंट होगी, बट मैंने फिर भी आपसे कहा कि अगर आप ले सकते हैं, देखिए ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ले सकते हैं तो 11वीं 12वीं की सिर्फ पुरानी क्लास लीजिए। नहीं, कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है आप सभी जानते हैं। होगा तो एक टेलीग्राम ग्रुप जो आपको बता दिया जाएगा, बिकॉज ग्रुप में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है और टीम का अनुभव भी मुझे लगता है यही है कि बहुत नॉनसेंस बातें होती हैं और वो समय खराब करने वाली चीज़ है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ग्रुप में डिस्कस करने से कुछ बहुत अलग चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ डिस्कस कीजिए, पूछिए मुझसे जो कुछ भी है। नहीं, पब्लिकेशन का नहीं, एनसीईआरटी लीजिए, सीधा एनसीईआरटी। ठीक है। ओके निर्मला। ओल्ड एनसीईआरटी पब्लिकेशन के नाम से आने लगी है, मैं आपको बता दूंगा लिंक, कल मैं आपको किताबों के नाम दिखा दूंगा। ठीक है, सीधा लिख करके। क्लास के बाद आप, जैसे ही अभी मैं कर रहा हूँ ना, हर क्लास के बाद मैं 10 मिनट आपको दूंगा, तो 10 मिनट में आपके जो जेन्युइन डाउट हैं आप वो पूछ सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होगा रवि, मैंने अभी पूरा आपको समझाया, बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए ओल्ड एनसीईआरटी जेरोक्स वालों के यहाँ मिलती है, या फिर मैं आपको कल बता दूंगा किताबों के नाम, तो पब्लिकेशन से ले लीजिएगा सीधा। हाँ, इतने टॉपिक में एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इतना ही आपकी इतिहास की किताब में दिया गया है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, इन्वायरमेंट का भी होगा, बिल्कुल होगा इन्वायरमेंट का। ठीक है सुमित, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। यस, इतने में कवर हो जाएगा। दोनों में है देखो, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ, मैं सिनॉप्सिस का आपको बता दूंगा, ठीक है, सिनॉप्सिस मैं आपको बना के दे दूंगा पहले चैप्टर के। अभी आपकी दो क्लासेस शुरू हो रही है, हिस्ट्री और साइंस, फिर आपकी एक और क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है। हाँ सही रहेगा। इंग्लिश ले लो। हाँ मैं आपको कल लिस्ट, मैं आपको किताबों की कल फोटो भेज दूंगा। ओके। ज़रूरत नहीं है प्रिया, क्योंकि आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब ये चीज़ें आप पढ़ोगे, है ना। उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से आप पढ़ें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा सत्यम कंटेंट। आर एस शर्मा, बिल्कुल आर एस शर्मा लेनी है। नहीं अरिहंत देखो यार, ये अरिहंत वगैरह गाइड है, आप गाइड से नहीं पढ़ सकते, है ना। आपको पढ़ना किससे, बुक से पढ़ना है, फिर तो मत लो गाइड, तो सबसे अच्छा ही नोट्स रहेंगे। लेना है तो सिर्फ किताब लो, किताब इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है टाइम टेबल, मेरी क्लास है और एक साइंस की क्लास है। ठीक है, साइंस की क्लास 23 से शुरू होगी, आप जा करके एक बार देखिए। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू सो मच अमरदीप, थैंक यू। आप बिल्कुल कर सकते हैं संदीप, शुरू कर सकते हैं आप ये बात। चलिए, तो कल आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। ठीक है, कोशिश यही कीजिए कि अगर कोई डाउट है जो बहुत नेसेसरी नहीं है तो ना पूछें, और क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं, मैं फिर इंपॉर्टेंट डाउट भी नहीं दिख पाते हैं, तो अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, कल आपसे मिलेंगे 10 बजे, तब हमारा पहला चैप्टर जो है वो है सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, हम इसको शुरू करेंगे। 2 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।